Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट सेज द फिगर शोज elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time to move A to B, then what is the relation between T1 and T2? तो T1 and T2 के चार रिलेशन हमें दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लैनेट M सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और शेडेड एरिया दे दिएगा. जब वो सी से डी जाता है तो एस सी डी एरिया जो आया उसका जितना एरिया उसने स्वेप्ट किया एस सी डी वो ट्वाइस है एस ए बी के. जब वो ए से बी जाता है तो सी से डी जाने में टाइम T1 लेता है और ए से बी जाने में टाइम T2 लेता है. तो इन दोनों टाइम का रिलेशन बताना है. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे केपलर्स प्लैनेटरी लॉज का. और केपलर का सेकंड लॉ हमें बताता था कि एरिया वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट. मतलब वो जितने टाइम में सी से डी जाएगा और जितने टाइम में ए से बी जाएगा ये डिपेंड करेगा कि वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है उस टाइम में. तो उसका एरिया स्वेप्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. एरिया वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो एरिया स्वेप्ट पे डिपेंड करेगा वो टाइम कितना लेता है. मतलब डीए बाई डी टी इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी. एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम टेकन शुड बी ए कांस्टेंट टर्म. तो केपलर सेकंड लॉ सेज दैट द एरियल वेलोसिटी मस्ट बी ए कांस्टेंट, मींस डीए बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो इसका मतलब एरिया स्वेप्ट किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा टाइम टेकन पे. तो जितना ज़्यादा एरिया डिपेंड करेगा वो स्वेप्ट करेगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा. तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि एस सी डी जो है वो A1 है और एस ए बी जो है वो A2 है, तो A1 दैट मीन्स एस सी डी का एरिया कितना स्वेप्ट किया दैट इज प्रोपोर्शनल टू T1 एंड A2 इज प्रोपोर्शनल टू T2. तो A1 बाई A2 जो होगा वो T1 बाई T2 के इक्वल आ जाएगा. एज वी नो दैट A1 इज एस सी डी एरिया और A2 इज एस ए बी और A1 जो है वो A2 से दुगना है. तो A1 को 2A2 भी पुट कर सकते हैं. तो A2 से A2 कैंसिल आ जाएगा. तो T1 बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और T1 आ जाएगा इक्वल टू 2T2. तो T1 दैट इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D. तो ये कितना टाइम लेगा C से D जाने में? वो दुगना टाइम लेगा जितना वो टाइम लेता है A से B आने में. तो T1 इज इक्वल टू 2T2. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट. तो यहाँ पर हमने केपलर का सेकेंड लॉ लगाया जिसमें उसने बोला है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो एक प्लैनेट की कांस्टेंट रहेगी. तो जितना ज़्यादा एरिया स्वेप्ट करेगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा. तो सी से डी जाने में वो दुगना टाइम लेगा जितना वो ए से बी जाने में लेता है, क्योंकि ए से बी जाने में जितना वो एरिया स्वेप्ट करता है उससे दुगना स्वेप्ट कर रहा है यहाँ पे. तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a geostationary satellite is orbiting the earth at a height of 5r above the surface of earth. तो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ से देखने पे हमें स्टेशनरी लगती है. दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड कितना होता है जितना अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड है 24 आवर्स. तो एक सैटेलाइट अपना एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपना ऑर्बिट में एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है. सो इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर. तो उसमें दिया गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 5r हाइट 5r पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ. द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन आवर्स एट अ हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6/√2, 5, 10 और 6/√2. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एक और सैटेलाइट की हाइट बता दी गई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये पूछा गया कि उसका टाइम पीरियड बताओ. तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमें बता दी तो इसका मतलब पहली सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमें दे दिया है. तो केपलर्स का ही यहाँ पर एक और लॉ हम यूज करेंगे दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ. तो केपलर्स थर्ड लॉ ने हमें बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन T
the square of the time period of rotation t square is directly proportional to the cube of the radius of the orbit. तो t square is directly proportional to r cube. इसका मतलब जो पहली सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा उसके रेडियस के क्यूब के, और सेकंड जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा t2 का स्क्वायर होगा r2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल. और ये दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और वहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल सकती है. सो पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट दी हुई है, तो रेडियस क्या होगा, देखो रेडियस जो है वो हम अर्थ के सेंटर से लेंगे. तो अर्थ के सेंटर से हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस से 5r की दूरी पे और सेंटर से सरफेस कितनी दूरी पे होगा, r पे. तो हमारे पास जो पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूरी पे होगी, 6r, और उसका मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा 6r और टाइम है उसका t1 24 आवर. वहीं पे दूसरी सैटेलाइट का हमें सरफेस से दूरी है 2r, तो उसकी सेंटर से दूरी हो गई 3r और उसका टाइम पीरियड हमने ले लिया t2. तो जैसा मैंने बोला t1 का स्क्वायर r1 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा और t2 का स्क्वायर r2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर ले लेंगे, वो इक्वल हो जाएगा r1 क्यूब बाय r2 क्यूब के. तो t1 स्क्वायर, तो t1 है 24 बाय t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 है हमारा 6r और r2 है हमारा 3r. तो 6r बाय 3r, तो r से r कैंसिल हो गया, 3 6 को 2 पे काट देगा, 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 और इधर आ गया 24 और टी स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2. सो वैल्यू आ गई टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट, second satellite which is orbiting at a height of 2r from the surface of the earth, 6 under root 2 hour. तो 6 under root 2 hour, that means the option D is correct one. तो दूसरी ऑप्शन D ऑप्शन हमारी सही ऑप्शन है. Coming to our next numerical, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth, जिसका मास है 5.98 into 10^24 kg, have to be compressed to be a black hole? तो ऑप्शन दे दी, अप्रोक्सीमेट रेडियस निकालना है. तो यहाँ पे हमें कहा गया कि एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती. तो ये एस्केप मतलब कैन नॉट एस्केप, तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा आप जब भी देखें. तो पूछा गया है कि अर्थ का रेडियस कितना कंप्रेस कर दिया जाए, मतलब कितना अर्थ का रेडियस हो जाए तो ताकि वो भी एक ब्लैक होल बन जाए. तो अगर लाइट वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती तो इसका मतलब वहाँ की एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी. तो अल्टीमेटली यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमने एस्केप वेलोसिटी को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू पुट कर देना है द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है जितनी से कोई चीज़ चले तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सर्टेन एरिया को ओवरकम कर सकती है. तो अगर अर्थ की इस टाइम पे जितनी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, अगर उतनी वेलोसिटी से कोई चीज़ को फेंका जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी. तो अगर हम ये चाहते हैं कि लाइट ना निकले तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो एस्केप वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू का एक्सप्रेशन होता है √2gm/r. यहाँ पर g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल r जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है. तो इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए. तो इसकी वैल्यू अभी जो वैल्यू है प्रेजेंट वो नहीं, जो हम बन जाएगी बाद में वो देख रहे हैं. तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू c होनी चाहिए ताकि लाइट यहाँ से ना निकल सके. तो यहाँ से r को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हो, यहाँ पे c स्क्वायर आ गया, r उधर चला गया और c स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया. तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू 2gm/c स्क्वायर. तो r की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए ताकि लाइट यहाँ से ना निकल पाए. तो 2g की वैल्यू पुट कर देते हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 और m मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है 5.98 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर, मतलब लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर. तो c होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर है, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 10⁻11 है,
16 ऊपर जाके 10⁻16 हो गया, तो 10⁻27 आ गया, और 24 है तो -3 आ गया, और जब इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाता है तो ये आ जाती है 8.86 इंटू 10⁻3 मीटर। तो 8.86 इंटू 10⁻3 से छोटा होना चाहिए हमारा रेडियस। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो 10⁻- कुछ दी हुई है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 8.86 इंटू 10⁻3 मीटर। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं, अगर हम ऑर्डर ऑफ रेडियस निकालना चाहें तो इसको हम क्या लेंगे, 8.86 को 10⁻1 ले लेंगे। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर्स होती हैं, तो 10⁻1 -3 तो 10⁻2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमारा आर का है -2, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उस टाइम पे होगा -2। तो इसका मतलब आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁻2 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आर की होएगी 10⁻2 मीटर। सो आवर आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। तो सी ऑप्शन हमारी सही ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिया, और वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा पुट करके यहाँ से हमने रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लिया, सो दैट इट मे एक्ट लाइक अ ब्लैक होल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज l। तो एक प्लैनेट जिसका मास m है, जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम अगर कैपिटल L है अबाउट द सेंटर ऑफ द सन, तो उसकी एरियल वेलोसिटी निकालती है। तो एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट इससे पहले भी आया था। तो एरियल वेलोसिटी हमने देखा था वो थी dA/dt। तो dA मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम टेकन था। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी है, तो dA/dt की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक रेडियस, उसका ऑर्बिट का रेडियस r है। तो एक r रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है। लेट अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एट अ डिस्टेंस r। तो उसका डिस्टेंस सन से कितना है, r। नाउ इट कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा t। तो वो एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डेल्टा थीटा, और वो डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो अब वो डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट करने में कितना उसने एरिया स्वेप्ट किया, तो एरिया स्वेप्ट डेल्टा ए विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एरिया अगर वो पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर वो स्वेप्ट कर लेगा। तो वो क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो पाई आर स्क्वायर वो स्वेप्ट करेगा। तो जब वो पाई आर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करता है, तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, 2π। तो जब वो 2π डिस्प्लेसमेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो एरिया स्वेप्ट करता है पाई आर स्क्वायर। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 करेगा, तो वो एरिया स्वेप्ट करेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2π। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। और जब वो थीटा डेल्टा थीटा एंगल करेगा, तो वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल्टा थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा हमारे पास एरिया स्वेप्ट आ जाएगा। और ये एरिया स्वेप्ट करने में टाइम कितना लिया, डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज एंगुलर वेलोसिटी। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ओमेगा से हम लिख देंगे, एंगुलर स्पीड भी कह देते हैं इसको। तो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा आ गया हमारे पास। तो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एरियल वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास वैल्यू जो है वो एंगुलर मोमेंटम और मास में है। तो अभी हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की एक और वैल्यू होती है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम होता है m r स्क्वायर ओमेगा के इक्वल। तो जहाँ पर m जो है वो मास ऑफ द प्लैनेट है, r जो है उसका रेडियस है ऑफ ऑर्बिट, और ओमेगा जो है वो उसकी एंगुलर स्पीड है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है m r स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम r स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r स्क्वायर ओमेगा l/m के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में हाफ आर स्क्वायर ओमेगा था, तो आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कम्स आउट टू इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा था, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह l/m, तो हाफ l/m मीन्स l/2। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ गई l/2m। तो एरियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई l/2m। दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारा एरियल वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो अभी हमारा अगला न्यूमेरिकल है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू ए हाइट h अबाउट
अर्थ सरफेस radius of earth is 6.4 into 10 power 3 kilometer is E1 and kinetic energy required for the satellite to be in a circular orbit at this height is E2. The value of h for which E1 and E2 are equal. तो चार ऑप्शंस दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सैटेलाइट को h हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ से h हाइट पे लेके जाने में E1 एनर्जी लगती है और काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट। तो इस हाइट पे उसको सर्कुलर ऑर्बिट में होने के लिए वो कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो है E2। तो h की वैल्यू निकालो जब ये E1 और E2 इक्वल होती हैं, तो उस वो h की वैल्यू निकालो जहां पर E1 और E2 इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो लेट m बी द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट मतलब वो ऑर्बिट में घूमता हुआ कितनी वेलोसिटी से वो घूमेगा, तो उसकी वैल्यू होती है √gme/r+h। तो यहाँ पर r रेडियस ऑफ अर्थ है तो re लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम re, क्योंकि आगे re ले लें तो इसको re ले लेना। तो v नॉट इज इक्वल टू √gme/re+h। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है और ये h है हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये v नॉट है हमारे, तो इसको एक बार हम यहाँ पे रख लेते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट h। तो जब वो h हाइट पे सैटेलाइट होती है तो उसके पास कितनी टोटल एनर्जी होती है, तो इसकी भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू -gme/re+h। तो ये हमने वैल्यू हमने जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स किए होंगे तो वहाँ पर हमने देखी थी कि सैटेलाइट जो होती है वो बाउंडेड स्टेट में होती है, तो दैट इज वाई उसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और उसकी वैल्यू होती है GME/re+h। यहाँ पर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट है, कैपिटल ME जो है मास ऑफ अर्थ है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है और h हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इतनी टोटल एनर्जी होती है उसके पास। और सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी एनर्जी होती होगी, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रेडियस यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी 0, तो RE रह जाएगा। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे उस सैटेलाइट के पास एनर्जी है -gme/re। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है और ये ऊपर जब गई तब है। तो अल्टीमेटली इससे इतनी एनर्जी कब बदली, जब इधर हमने कुछ एनर्जी इसको दी, दैट इज E1। तो उसने ये बोला कि सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जाने में हाइट हाइट में कितनी एनर्जी लगती है E1। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे सैटेलाइट के पास इतनी एनर्जी थी, इसको E1 एनर्जी दे दी गई और ये हाइट h पे जाके उसके पास इतनी एनर्जी होगी। तो इसका मतलब इसमें जब E1 ऐड कर देते हैं तो इतनी एनर्जी सैटेलाइट के पास हो जाती है। तो दैट मीन्स E1 प्लस द एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये माइनस है, तो जब माइनस में ऐड करेंगे तो E1 -gme/m/re इज इक्वल टू -gme/m/re+h हो गया। तो यहाँ से E1 निकालेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे re/re+h, तो re/re+h आ जाएगा। gmem बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 1/re पॉजिटिव था, -1/re+h हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो वहाँ पर re+h -re आ जाएगा, तो re से re कट गया तो सिर्फ h रह जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने के लिए, gmem जो बाहर कॉमन निकाला था, तो gmeh/re+h। तो ये सॉल्व करके देख लेना, ये E1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो E1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। इससे पहले हमने v0 हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी जब एक सैटेलाइट h हाइट पे घूम रही है। तो अगर इतनी वेलोसिटी घूम रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 12mv02, तो 12m और v0 जो अंडर था तो अंडर हट गया, तो gme/rh। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर 2, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है। तो हमें पता है ये E2 है ये E1 है, तो हमें क्या दिया गया है, E1 इक्वल टू E2 हो तो h निकाल दो। तो E1 E2 के इक्वल हम पुट कर देते हैं, इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं। तो gmeh/re+h इज इक्वल टू gmem/2 टाइम्स re+h। तो ये डिनोमिनेटर में re+h कैंसिल आउट हो जाएगा, gmem कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे h/re इज इक्वल टू 1/2 रह गया, या h इज इक्वल टू re/2 आ गया। तो re क्या है, r सबस्क्रिप्ट e है, मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो 6.4 × 10⁻³ हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ।
तो हमें यहाँ पर रेडियस ओवर की वैल्यू दी हुई थी, रेडियस ओवर थी 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो हमने ये पुट कर दी 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर आ गया। तो h की वैल्यू आ गई 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इतनी हाइट पे E1 E2 के इक्वल होगा। तो हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, दैट इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। होपफुली अब आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे, तो कैसे हमने सॉल्व करने हैं। वी हैव टू यूज डिफरेंट फार्मूलाज विच वी हैव डन इन द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स पे कोई और कन्फ्यूज़न है या आपके डाउट्स हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछें, तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।